हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप जी मेंस तक के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों को सरल रेखा के ढाल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में सरल रेखा का ढाल इसके बारे में आपको समझाया था, और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख करके स्लोप ऑफ ए लाइन, सरल रेखा का ढाल क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से पहले स्लोप ऑफ ए लाइन को क्लियर कर लेंगे और तब इस टॉपिक को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने सरल रेखा के ढाल को अच्छे तरीके से समझ लिया है उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बड़ी आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक जो होता है वो एक टॉपिक अपने पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा होता है। जब तक पिछले वाले टॉपिक को आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक आपका समझ में नहीं आएगा, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्लोप, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अब आप ये बताइए कि किसी कोई भी समीकरण जो आप पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे 2x + 3y = 4, 9th क्लास 10th क्लास में आप लोग ये समीकरण इस तरह से पढ़े होंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस समीकरण में x और y क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि x और y वेरिएबल है। सही बात है, x और y वेरिएबल है, लेकिन थोड़ा और उससे ऊपर उठ करके आप सोचिए कि x और y का और क्या काम है, x और y और क्या किसको रिप्रेजेंट करता है। एक तो वेरिएबल है, ये सही है, लेकिन क्या x और y किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हाँ, करता है। ये जो जिसका भी ये समीकरण है, चाहे सरल रेखा हो, ये रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा का समीकरण होगा। और अगर इस रूप का समीकरण होता है x² + y² = 4, तो यह एक वृत्त का समीकरण होता है। ये आप लोग आगे पढ़िएगा कि कौन सरल रेखा का समीकरण है और कौन वृत्त का समीकरण है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये जिसका भी समीकरण है उसका जो ग्राफ होगा, अगर ये सरल रेखा का समीकरण है तो सरल रेखा का कुछ ग्राफ होगा। तो इस सरल रेखा के ग्राफ पे स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, y। ये इस समीकरण में x और y क्या होता है? तो क्या आपका जवाब होगा कि यह समीकरण का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ पर स्थित किसी भी बिंदु का नियामक होता है x, y। इसी प्रकार ये वृत्त है, तो ये वृत्त हो गया, तो वृत्त पर स्थित कोई बिंदु जरूर होगा जिस बिंदु का नियामक क्या होगा? x, y। तो x और y क्या है? तो x और y किसी भी सरल रेखा या कोई भी वक्र, जो बात सरल रेखा के लिए लागू होगा वही बात वक्र के लिए भी लागू होगा। तो किसी भी सरल रेखा या किसी भी वक्र पर स्थित किसी बिंदु का, किसी पॉइंट का नियामक होता है x, y। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि सरल रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग सरल रेखा के समीकरण का एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस सरल रेखा पर एक बिंदु xy माना जाता है। अगर आपको किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले उस सरल रेखा पर एक बिंदु खुद से मानिएगा xy। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x और y में एक संबंध स्थापित करते हैं। इसके बाद x तथा y में एक संबंध स्थापित किया जाता है। यही संबंध
सरल रेखा का समीकरण होता है। किसी भी समीकरण में क्या होता है, एक्स और वाई में एक संबंध होता है, तो यही संबंध जो है वो सरल रेखा का समीकरण होता है। इस संबंध में x तथा y के अतिरिक्त ज्ञात राशियां हो सकती हैं। ज्ञात राशियां का क्या मतलब है, जैसे आप किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, उस समीकरण में अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे समीकरण में मान लीजिए कि m दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, तो आपके संबंध में x और y तो रहेगा ही, इसके अलावे जो भी दिया हुआ रहेगा वो भी उस संबंध में रहेगा। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सरल रेखा का अगर हम लोग को समीकरण निकालना है तो सबसे पहले उस सरल रेखा पर एक बिंदु खुद से माना जाता है एक्स वाई, और उसके बाद फिर एक्स और वाई में एक संबंध निकाला जाता है, और जो संबंध आ गया वही उस सरल रेखा का समीकरण होता है। तो इस पॉइंट को पहले नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं सरल रेखा के समीकरण का, एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से सरल रेखा का सारा सवाल बनता है। इसको VVI फॉर्मूला, इसको हम लोग VVI फॉर्मूला लिखते हैं। सरल रेखा का जितना भी सवाल है वो सारा सवाल इसी फॉर्मूले पे बनता है। तो ये क्या है फॉर्मूला, तो उस सरल रेखा का उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु x1 y1 से गुजरता है तथा जिसका ढाल m है। देखिए यहाँ पर ढाल का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरल रेखा के समीकरण को समझने के लिए सरल रेखा का ढाल आपको समझना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन बच्चों ने सरल रेखा के ढाल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक के माध्यम से पहले सरल रेखा के ढाल वाला लेक्चर को देख करके सरल रेखा के ढाल वाले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और तब इसको समझिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोगों को सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु x1 y1 से गुजरता है। मतलब एक सरल रेखा है जो किस बिंदु से गुजरता है, x1 y1 से। ये x1 y1 प्रश्न में दिया हुआ है तथा जिसका ढाल m है। तो इसका ढाल कितना है, ढाल बराबर m। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x1 y1 और m। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले खुद से एक बिंदु माना जाता है xy। तो यहाँ भी हम लोग पहले एक बिंदु मानेंगे xy, और x और y में एक संबंध निकालेंगे। उस संबंध में x और y तो रहेगा ही, इसके अलावे ज्ञात राशि हो सकता है। तो इस फॉर्मूले में, जो इस फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर रहे हैं, इसमें ज्ञात राशि कौन होगा,
तो ज्ञात राशि होगा x1, y1 और m। मतलब हमारे फॉर्मूले में x और y तो रहेगा ही, उसके अलावे x1 रहेगा, y1 रहेगा और m रहेगा। तो ये नाम दे देते हैं a। सबसे पहले रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जिस सरल रेखा का समीकरण निकालना है उस पर एक बिंदु हम लोग मानेंगे xy, लिखेंगे माना सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु pxy है। जो सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु हम लोग माने हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या माने हैं, xy, pxy है। अब आप ये बताइए कि आपको एक संबंध स्थापित करना है। उस संबंध में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए, x1, y1 और m होना चाहिए। तो आप बताइए कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल का एक सूत्र होता है। इसलिए मैं बताया था कि पहले आप सरल रेखा का ढाल समझिए। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल का सूत्र होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये x1 y1 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x2 y2। तो बताइए कि AP का ढाल का क्या सूत्र होता है, y2 - y1। तो y2 का काम कौन करेगा, y, y2 माइनस y1 का काम करेगा y1 और डिवाइडेड बाई x2 का काम कौन करेगा, x माइनस x1 का काम कौन करेगा, x1। तो ये AP का ढाल हो गया। और प्रश्न में AP का ढाल कितना दिया हुआ है, m। तो ये भी AP का ढाल है और m भी AP का ढाल है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि m बराबर हो जाएगा y - y1 डिवाइडेड बाई x - x1। ये x - x1 को इधर लाइए, तो m × x - x1 इज इक्वल टू y - y1। इसी को पलट के लिख दीजिए, तो y - y1 बराबर m × x - x1। और यही जो संबंध आ गया y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, यही सरल रेखा का समीकरण हो गया। ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से पूरे स्ट्रेट लाइन का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक बिंदु जिससे वो गुजर रहा है, ये प्रश्न में दिया हुआ रहेगा x1 y1, और दूसरा ढाल m। ये x और y तो खुद से माना गया बिंदु होगा, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये तो खुद से माना गया है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा, x1 y1 एक बिंदु जिससे वो सरल रेखा गुजरती है, और दूसरा उसका ढाल। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग जब सरल रेखा का समीकरण हम लोग को निकालना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इस पर सवाल कैसे आएगा। एक एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु 2 - 3 से गुजरती है तथा जिसका ढाल -2 है। तो अब हम लोगों को एक सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 2 - 3 से गुजरती है। तो ये एक सरल रेखा है जो बिंदु 2 - 3 से गुजरती है, और जिसका ढाल मतलब क्या होता है, m। तो m बराबर कितना है, -2। तो ये जो 2 - 3 है, सो किसका काम करेगा, जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया, उस फॉर्मूला में ये 2 - 3 किसका काम करेगा,
तो ये x1 y1 का काम करेगा, क्योंकि जो दिया गया बिंदु है जिससे वो सरल रेखा गुजर रही है वो बिंदु है x1 और वो फॉर्मूले में वो बिंदु होता है x1 और y1। तो ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। इसका मतलब कि x1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर -3 और m बराबर -2। तो फॉर्मूला जो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो अब बार बार फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 है। यही सरल रेखा का समीकरण है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1। देखिए y1 का काम कौन कर रहा है -3 इज इक्वल टू m का काम कौन कर रहा है -2, x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -2x, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2x प्लस 4, -2x को इधर भाई है 2x प्लस y, 2x प्लस y और 3 उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो आप याद रखिएगा, किसी भी सरल रेखा का समीकरण अगर आपको निकालना है तो सिर्फ दो चीज चाहिए, एक बिंदु जिससे वो गुजरता है और दूसरा उसका ढाल। ये दो चीज मिल जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे और हमारा समीकरण आ जाएगा। अब हमारा समीकरण सही है या गलत है ये कैसे हम लोग जांच करेंगे, ये भी तरीका सीख लीजिए। तो सरल रेखा का समीकरण हमारा क्या निकला, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये सरल रेखा इस पूरे सरल रेखा का समीकरण है। तो यह सरल रेखा किस बिंदु से गुजरता है, 2-3 से। तो अगर हम 2-3 यहाँ रखेंगे तो ये सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट कर देगा मतलब हमारा सही है। तो 2-3 मतलब क्या हुआ, x के जगह पर 2, तो अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 और y के जगह पर -3, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या है 1, संतुष्ट कर जा रहा है। तो अगर संतुष्ट कर जाएगा बिंदु तो मतलब सही है। चलिए अब इसमें क्या करेगा, आपको सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए कि सवाल में क्या करेगा कि बिंदु दे देगा और ढाल नहीं देगा, या ढाल दे देगा और बिंदु नहीं देगा, और कहेगा कि सरल रेखा का समीकरण निकालिए। कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिसके सहायता से आपको, अगर बिंदु दे दिया और ढाल नहीं दिया है तो कुछ इंफॉर्मेशन वो देगा जिसके सहायता से आपको ढाल निकालना है। अगर ढाल दे दिया और बिंदु नहीं दिया तो भी कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिससे कि बिंदु निकलेगा। तो एक एग्जांपल और देखिए, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तथा इससे 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण निकालें। इसमें ना बिंदु दिया है ना ढाल दिया है, और हम लोगों को सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए बिंदु भी चाहिए और ढाल भी चाहिए। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। सवाल कर रहा है कि y अक्ष के समानांतर, ये y अक्ष है तो y अक्ष के समांतर रेखा का फिगर कैसे होगा। ये y अक्ष है, y अक्ष के समांतर रेखा का फिगर कुछ इस तरीके का होगा। ये y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर तथा इससे मतलब किससे, y अक्ष से, इससे 3 इकाई की दूरी पर। तो ये y अक्ष है तो इससे 3 इकाई की दूरी पर, मतलब कि ये बिंदु, ये दूरी जो दिया हुआ है वो 3 इकाई दिया हुआ है। तो y अक्ष के समानांतर तथा इससे 3 इकाई की दूरी पर स्थित एक रेखा में मान लेते हैं L। कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं, एक फिगर और हो सकता है, y अक्ष के समांतर और इससे y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा यहाँ भी हो सकता है। इसका नाम दे दिए L1
इसका नाम दे दिए L2। ये भी हो सकता है y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, ये दूरी 3 होगा। इन दोनों के अलावे अगर कोई और रेखा आपको समझ में आ रहा है जो y अक्ष के समांतर है और इससे 3 इकाई की दूरी पर है, तो बोलिए। नहीं होगा, दो ही रेखा होगा, एक दाहिने तरफ दूसरा बाएं तरफ। तो दोनों रेखा का, यहाँ दो रेखा होगा तो दोनों रेखा का समीकरण निकालना है। तो पहले हम लोग L1 का समीकरण निकालते हैं। बताइए L1 पर कोई बिंदु दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बिंदु का नियामक का पता कर सकते हैं। ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित है और मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। तो मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है, तो इस बिंदु का नियामक हो जाएगा 3 0। x अक्ष पर है इसलिए y नियामक 0 हो जाएगा और मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है, तो a का नियामक हो गया 3 0। तो सरल रेखा L1 का समीकरण निकालना है और L1 के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए, एक बिंदु, दूसरा इसका ढाल। तो L1 पर एक बिंदु तो मिल गया 3 0। अब L1 का ढाल क्या होगा? तो अगर कोई सरल रेखा y अक्ष के समानांतर होता है तो उसका ढाल इंफिनिटी होता है। मैंने ढाल वाले जो लेक्चर है उस लेक्चर में इसको डिटेल में बताया है, आप उसको वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल इंफिनिटी होता है। तो L1 का ढाल दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि L1 का ढाल बराबर क्या होगा? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी किसका काम करेगा? m का। तो m मिल गया, x1 का काम कौन करेगा? 3, और y1 का काम कौन करेगा? 0। तो अब डायरेक्ट हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। L1 का समीकरण, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं समीकरण लिख रहा हूँ। तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 है 0 इज इक्वल टू m हो गया इंफिनिटी, x माइनस x1 है 3। अब इंफिनिटी से अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा y इज इक्वल टू इंफिनिटी के रूप में आएगा, जबकि समीकरण इंफिनिटी के रूप में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इंफिनिटी को डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y बाई इंफिनिटी। आप याद रखिएगा, नियामक ज्यामिति का सवाल जब भी आप बना रहे हो और उसमें इंफिनिटी अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको दूसरे तरफ ला करके डिवाइड में कर देते हैं, और किसी भी संख्या में इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है। तो इसका मतलब कि y बाई इंफिनिटी का वैल्यू हो गया 0, x माइनस 3, मतलब x बराबर 3। तो ये L1 का जो समीकरण है वो आ गया x बराबर 3। इसको आप नोट में करके साइड में कहीं पर आप लिख सकते हैं। 1/0 बराबर इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी बराबर 0। तो L1 का तो समीकरण निकल गया। अब हम लोगों को किसका चाहिए? L2 का। इसको नोट करिए। हाँ भाई, L2 का समीकरण निकालना है। ये L2 है, तो L2 का समीकरण निकालने के लिए भी दो चीज चाहिए। L2 पर एक बिंदु चाहिए पॉइंट, और उसका ढाल चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग इस बिंदु का नियामक निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसको B। ये ऋणात्मक x स्क्वायर है, ये x डैश ऋणात्मक है, और ये भी 3 इकाई की दूरी पर है। तो B का नियामक हो जाएगा -3 0। तो ये L2 पर स्थित किसी बिंदु का नियामक निकल गया -3 0, और L2 भी तो y अक्ष के समानांतर है, तो इसका ढाल भी इंफिनिटी होगा। तो L2 का ढाल बराबर इंफिनिटी। तो ये इसके लिए m का काम करेगा, और x1 का काम यहाँ कौन करेगा? x1 का काम करेगा -3, और y1 का काम करेगा 0। तो L2 का समीकरण डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठाएंगे अब, y माइनस y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 का काम कर रहा है -3। अब यहाँ भी इंफिनिटी मल्टीप्लाई में आ गया, तो इधर लाएंगे y बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू x प्लस 3, और y बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर दो तरह का सरल रेखा हो गया, दोनों का समीकरण निकल गया। इसको नोट करिए। अब आपकी किताब में दूसरा सवाल जो देगा वो देगा कि x अक्ष के समानांतर, तो x अक्ष के समानांतर रेखा जो है वो ऐसे होता है, और x अक्ष के समानांतर रेखा का ढाल 0 होता है।
तो वहां पर m बराबर 0 हो जाएगा और बिंदु भी हम लोग खुद से निकालना पड़ेगा, इसको नोट करिए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो सिर्फ दो चीज चाहिए, एक बिंदु और दूसरा ढाल। और ये जो सरल रेखा का समीकरण है, समीकरण का जो फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सरल रेखा का सारा सवाल बन जाएगा। कुछ और फॉर्मूला है सरल रेखा के समीकरण का, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वो सारा फॉर्मूला भी इसी से डराइव हुआ है। अगर वो दूसरा वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता है और ये मेन फॉर्मूला पता है तो भी आप इससे सारा सवाल बना सकते हैं। तो सरल रेखा के अन्य रूप और भी रूप हैं सरल रेखा के, उन सारे रूप के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सरल रेखा के अन्य रूप। तो सरल रेखा के और जो दूसरा रूप है उसको जानने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा सरल रेखा का अंतःखंड। सरल रेखा का अंतःखंड, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन। सरल रेखा का अंतःखंड क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। अब एक सरल रेखा हम लोग ऐसे खींचे, ये सरल रेखा है L, तो ये सरल रेखा x अक्ष को A बिंदु पर काट रहा है और y अक्ष को B बिंदु पर काट रहा है। तो मूल बिंदु से जो A का दूरी होता है OA, यही कहलाता है सरल रेखा L का x अंतःखंड, x इंटरसेप्ट। तो सरल रेखा का एक अंतःखंड कौन हुआ? OA। और मूल बिंदु से जो B का दूरी है OB, या सरल रेखा y अक्ष को B पर काट रहा है, तो मूल बिंदु से जो B का दूरी है OB, ये कहलाता है सरल रेखा का y अंतःखंड। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा में। यदि एक सरल रेखा x अक्ष को बिंदु A पर तथा y अक्ष को बिंदु B पर काटती है, तो OA बराबर x अंतःखंड, ऐसे लिखते हैं, OA को x अंतःखंड तथा OB को y अंतःखंड कहा जाता है। अगर कोई सरल रेखा x अक्ष को A बिंदु पर काट रही है तो मूल बिंदु से जो A का दूरी होता है OA, ये कहलाता है सरल रेखा का x अंतःखंड, और मूल बिंदु से जो B का दूरी होता है OB, ये कहलाता है सरल रेखा का y अंतःखंड। मतलब OA बराबर क्या हुआ? L का x अंतःखंड, और OB बराबर हो गया L का y अंतःखंड। y अंतःखंड, इसको नोट करिए। चलिए, अब आप ये बताइए
कि अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है, मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है, मतलब कौन सा दूरी 3 होगा? एक अंतःखंड कौन है? OA। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? 3। अगर OA बराबर 3 होगा तो A का नियामक कितना हो जाएगा? 3 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है, मतलब वह सरल रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है? 3 0 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है, फिर से समझिए, तो OA बराबर क्या होगा? OA बराबर हो जाएगा 3। अगर OA बराबर 3 होगा तो A का नियामक कितना हो जाएगा? 3 0। मतलब अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है तो वह सरल रेखा किस बिंदु से गुजर रहा है? 3 0 से। अब चलिए, अगर किसी सरल रेखा का Y अंतःखंड 2 है, मतलब OB बराबर क्या होगा? 2। अगर OB बराबर 2 होगा तो B का नियामक क्या होगा? B का नियामक हो जाएगा 0 2, क्योंकि ये Y अक्ष पर है। तो मतलब अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड 3 है तो वह 3 0 से गुजरेगा, और अगर किसी सरल रेखा का Y अंतःखंड 2 है तो वो 0 2 से गुजरेगा। इसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। यदि किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड, इसको जनरल वे में हम लोग लिखते हैं, एक अंतःखंड A है, न 3 लेते हैं न 2 लेते हैं, A लेते हैं, एक अंतःखंड A है, तो क्या होगा? OA बराबर कितना हो जाएगा? OA बराबर A, देखिए यहाँ फिगर में ये OA ही ना एक अंतःखंड है, तो OA बराबर A हो गया, तो A का नियामक कितना हो गया? A 0। अतः यह सरल रेखा बिंदु A 0 से गुजरता है। मतलब अगर किसी सरल रेखा का एक अंतःखंड A है, मतलब वो सरल रेखा किस बिंदु से गुजरता है? A 0 से। अब क्या करेगा? इस सवाल में हमको क्या चाहिए? सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए बिंदु, वो बिंदु नहीं दे करके वो उसका एक अंतःखंड दे देगा। मान लीजिए कि दे दिया कि एक अंतःखंड 3 है, तो ये आपको खुद से समझना है कि वह किस बिंदु से गुजर रहा है? तो 3 0 से। इसी प्रकार यदि किसी सरल रेखा का Y अंतःखंड B है, तो छोटा b Y अंतःखंड ले लिए, Y अंतःखंड B है, तो Y अंतःखंड कौन होता है? OB। तो इसका मतलब कि OB बराबर कितना हो गया? B। तो जब OB बराबर B हो गया तो बताइए कि B का नियामक कितना हो जाएगा? 0 B, क्योंकि ये Y अक्ष पर है, और Y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है। तो अतः यह किससे गुजरेगा? 0 B से गुजरता है। इसको नोट करिए। ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये जो छोटा छोटा पॉइंट है, इसी छोटे छोटे पॉइंट से बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है। जी मेंस, जी एडवांस तक का सवाल इसी सारे पॉइंट से आपका बन जाएगा। पहले आप थ्योरी को अच्छे से समझिए, सारे पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि जी मेंस और जी एडवांस का सवाल इन छोटे छोटे पॉइंट से कैसे बनता है। इसको नोट करिए। चलिए, तो सरल रेखा का अंतःखंड समझ में आ गया। अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे थे सरल रेखा के अन्य रूप, मतलब सरल रेखा का और कितना तरह का रूप होता है। तो बारी बारी से जो है सारे रूप है वो सारे रूप को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला रूप है इसका सरल रेखा के अन्य रूप में जो पहला है उसको बोलते हैं हम लोग ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप। ये ढाल अंतःखंड रूप क्या है?
तो ये है कि सरल रेखा का समीकरण निकालें। जिसका ढाल m तथा y अंतःखंड c है। तो उस सरल रेखा का हम लोगों को समीकरण निकालना है जिसका ढाल कितना है m और y अंतःखंड कितना है c। अब आप ये बताइए कि अगर किसी सरल रेखा का भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से अगर किसी सरल रेखा का y अंतःखंड c है तो वह सरल रेखा किस बिंदु से गुजरता है? वो गुजरता है 0c से। तो ये बिंदु 0c तो दे दिया, डायरेक्ट रूप में नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे दिया। डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि 0c से गुजरता है, वो लिख दिया कि y अंतःखंड c है और ढाल इसका ये तो दिया हुआ है m। तो सरल रेखा का जो मेन फॉर्मूला है उस पे हम लोग आते हैं। सरल रेखा का समीकरण ये किसका काम करेगा? ये करेगा x1 का और ये y1 का। नाम दे देते हैं इसका l। तो l का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1। तो y1 का काम कौन करेगा? c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, और x1 का काम कौन कर रहा है? 0। तो ये हो जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू mx। ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। और यही जो y बराबर mx प्लस c है यही कहलाता है सरल रेखा का ढाल अंतःखंड रूप। इसको नोट करिए। तो ये जो फॉर्मूला है y बराबर mx प्लस c ये कब लागू होगा? जब सरल रेखा का ढाल दिया हुआ रहेगा और y अंतःखंड दिया हुआ रहेगा तब। अगर y अंतःखंड न दे के x अंतःखंड दे दिया तो ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होगा? जब y अंतःखंड c है तो। और अगर प्रश्न में y अंतःखंड न दे के x अंतःखंड दे दिया तो जो हमारा मेन फॉर्मूला है उससे हम सवाल बना लेंगे। क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगर y अंतःखंड दिया हुआ और ढाल दिया हुआ तो फिर डेराइव करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर mx प्लस c। तो इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 1/2 तथा y अंतःखंड -5 है। अब हम लोगों को ऐसे सरल रेखा का समीकरण निकालना है जिसका ढाल कितना है 1/2 और y अंतःखंड कितना है -5। तो बताइए कि ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर कितना है 1/2 और y अंतःखंड को किससे डिनोट करते हैं? c से। तो c बराबर हो गया -5। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा ढाल अंतःखंड रूप का। तो हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? ये होता है y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m का काम कौन करेगा? 1/2 x और c का काम कौन करेगा? -5। डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दिए और इसको सॉल्व करिए। 2 एलसीएम लीजिएगा तो x, ये 2 इधर जाएगा तो -10, इसको इधर लाइए। 2y बराबर x -10 और यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिए। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई किसी स्टूडेंट को ढाल अंतःखंड रूप नहीं आता है, वो भूल गया, तो वो सेकंड मेथड से कैसे बनाएगा? तो जो मेन फॉर्मूला हमारा है उससे हर सवाल बन जाएगा। ये फॉर्मूला y बराबर mx प्लस c तो किसी खास कंडीशन में लागू होगा, जब ढाल दिया हुआ रहेगा और y अंतःखंड दिया हुआ रहेगा तभी लागू होगा। लेकिन जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो हर कंडीशन में लागू होगा। तो सेकंड मेथड जरा देख लीजिए। सेकंड मेथड में
सरल रेखा का समीकरण क्या दिया हो, कैसे सरल रेखा का समीकरण निकालना है, तो इसका ढाल 1/2 है, तो m बराबर हो गया 1/2 और y अंतःखंड -5 है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी सरल रेखा का y अंतःखंड -5 है तो वो 0 -5 बिंदु से गुजरता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सरल रेखा का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, y माइनस y1, तो y माइनस y1 का काम कौन करेगा, -5 इज इक्वल टू m का काम करेगा 1/2 इंटू x माइनस x1 का काम करेगा 0। इस 2 को इधर लाइए तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2y, ये माइनस और माइनस प्लस 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 10 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हो गया 2y इज इक्वल टू x माइनस 10। देखिए इस मेथड से भी यही आंसर आया, 2y इज इक्वल टू x माइनस 10 और ये हो गया 2y इज इक्वल टू x माइनस 10। तो यहाँ पर जो ढाल अंतःखंड रूप का फॉर्मूला है वो भी लग सकता है और जो मेन फॉर्मूला है उससे ही बनेगा, इसको नोट करिए। अब हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि ये जो y बराबर mx प्लस c है ये कहाँ पर फेल करेगा, कहाँ लागू होगा, ये तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ फेल करेगा ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। उस रेखा का समीकरण निकालें जिसका ढाल 4 तथा x अंतःखंड 2 है। यहाँ पर y अंतःखंड न देके x अंतःखंड दे दिया, तो जो y बराबर mx प्लस c है वो किसके लिए लागू होता है, जब उसका y अंतःखंड दिया हुआ रहता है तो, लेकिन यहाँ पर y अंतःखंड तो नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला फेल करेगा। तो ढाल कितना है, m बराबर है 4 और फिर अब जो मेन फॉर्मूला हमारा है उससे बनेगा x अंतःखंड अगर 2 है तो यह किस बिंदु से गुजरता है, 2 0 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m हो गया 4, x माइनस x1 हो गया 2, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 और यही हमारा आंसर हो गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। इसको नोट करिए। तो ढाल अंतःखंड रूप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा रूप में आते हैं, वो दूसरा रूप आता है अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या है, तो ये है कि उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसका x अंतःखंड a तथा y अंतःखंड b है। हम लोगों को ऐसे सरल रेखा का समीकरण निकालना है जिसका x अंतःखंड a है और y अंतःखंड b है। अब ये सोचिए एक सरल रेखा है, तो x अंतःखंड अगर इसका a है मतलब कि यह किस बिंदु से गुजर रहा है, a 0 से, और y अंतःखंड अगर b है मतलब यह किस बिंदु से गुजर रहा है, 0 b से। तो अब हम लोगों को एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो a 0 और 0 b से गुजर रहा है। तो बताइए कि इसका L का
सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए? जो हमारा सरल रेखा का मेन फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए। एक बिंदु, तो बिंदु तो दो दिया होगा, किसी एक बिंदु को ले लें, और दूसरा उसका ढाल। तो अब हम लोगों को एल का ढाल निकालना होगा। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल का सूत्र होता है, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। तो सूत्र होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो बताइए कि अगर इसको x1 y1 माना जाए तो y2 का काम कौन करेगा? b। ये x1 y1 x2 y2, तो b माइनस y2 माइनस y1 0, और डिवाइडेड बाई x2 का काम करेगा 0 माइनस x1 का काम करेगा a। तो ये हो गया आपका माइनस b बाई a। ये किसका काम करेगा? ये m का काम करेगा। तो l का ढाल निकल गया माइनस b बाई a, ये आपका m का काम करेगा। अब इसका समीकरण निकालिए। तो l का समीकरण डायरेक्ट जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो लगेगा y माइनस y1। तो किसी बिंदु को ले लीजिए, आप इस बिंदु को लेकर बना सकते हैं और इस बिंदु को भी लेकर बना सकते हैं। तो हम लोग इस बिंदु को ले रहे हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 का काम करेगा 0 इज इक्वल टू m माइनस b बाई a इंटू x माइनस x1 का काम करेगा a। इस a को मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ay बराबर हो जाएगा माइनस bx और प्लस ab। ये हो जाएगा ay प्लस bx इज इक्वल टू ab। इसको पहले नोट करिए, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर तो ये आपका है ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ए बी से बी कट गया। क्या बचा? वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। इसको पलट के लिख देते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही कहलाता है सरल रेखा का अंतःखंड रूप। तो अब जब भी अगर सरल रेखा का एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, इतना डिराइव करने का जरूरत नहीं है। इसको नोट करिए। इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसका एक्स अंतःखंड टू तथा वाई अंतःखंड -3 है। तो बताइए कि एक्स अंतःखंड को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर हो गया 2 और वाई अंतःखंड को बी से, तो बी बराबर हो गया -3। तो अब समीकरण डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई -3 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का 6, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में 3 मल्टीप्लाई होगा x से, 3x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 2y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y 6 को उधर भेजिए और यही आपका आंसर होगा। तो अगर आपको अंतःखंड रूप पता है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अगर हम लोगों को अंतःखंड रूप नहीं पता तो भी सवाल बनेगा, लेकिन हम लोग को डेराइव करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है, x अंतःखंड 2 है तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो पहले सरल रेखा खींचना होगा और वो 2 0 से पहले गुजरेगा, और फिर y अंतःखंड -3 है तो 0 -3 से फिर उसका ढाल निकालेंगे, ढाल निकाल करके फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है उसको बैठाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को अंतःखंड रूप पता है तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले को बैठा देंगे। इसको नोट करिए। इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसका x अंतःखंड नहीं, सरल रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु 3 4 से गुजरती है तथा जिसका y अंतःखंड x अंतःखंड का दुगुना। अब हम लोगों को एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो किस बिंदु से गुजरता है 3 4 से, और जिसका y अंतःखंड x अंतःखंड का दुगुना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना सरल रेखा का x अंतःखंड a तथा y अंतःखंड b है। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि y अंतःखंड x अंतःखंड का दुगुना है, तो y अंतःखंड क्या है b। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, b बराबर y अंतःखंड x अंतःखंड का दुगुना, तो b बराबर हो जाएगा 2a। ये प्रश्न दिया हुआ। तो अब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो x बाई a प्लस y बाई और b के जगह पर क्या देंगे 2a इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करिए, a और 2a का एलसीएम कितना होता है 2a। a से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x से, 2x प्लस 2a से डिवाइड करिएगा 1 बचेगा y, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि यह सरल रेखा जो है वो 3 4 से गुजरती है। तो कोई भी सरल रेखा अगर किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु का नियामक उस सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पॉइंट से हो जाता है 3 4 से, यह 3 4 से गुजरता है। तो 3 4 क्या करेगा, इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 3, संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि x के जगह पर x नियामक 3 प्लस y के जगह पर 4 y नियामक 4 है 2a। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस 4 10। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब हम लोग ये 2a बराबर 10 आ गया, तो 2a के जगह पर क्या रख देंगे 10। इसको नोट करिए।
तो अब हम लोग समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे तो सरल रेखा का समीकरण निकल जाएगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a की जगह पर 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना कि कोई भी सरल रेखा अगर किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु का नियामक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईवीआई पॉइंट, इसको आप लोग नोट करके लिखिए। यदि कोई सरल रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु का नियामक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए कि 3 4 से गुजरता है और x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 रख दिए, वो इसी कॉन्सेप्ट से आया है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि वह सरल रेखा 3 4 से गुजरता है, उसका समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही छोटा छोटा पॉइंट से बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है, इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने सरल रेखा का ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा, उसके बाद अंतःखंड रूप पढ़ा। अब एक सरल रेखा का और समीकरण है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा के अन्य रूप में तीसरा पॉइंट दिया जाएगा। 2 पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन, एक ढाल अंतःखंड रूप, दूसरा अंतःखंड रूप, और तीसरा है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसमें क्या है, तो उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरती है। 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। एक सरल रेखा है, एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। इसी सरल रेखा AB का हम लोगों को समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने में 2 चीज चाहिए, बिंदु और ढाल। तो बताइए कि 2 बिंदु, यहाँ पर तो 2 बिंदु दिया होगा, तो कोई एक बिंदु को x1 y1 मान लेंगे, तो इसी को x1 y1 मानेंगे। और अब हम लोगों को चाहिए AB का ढाल, तो AB का ढाल, तो किसी 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा के ढाल का क्या सूत्र होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम लोग इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मानते हैं x1 y1। इसमें जब 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल आप निकालिएगा ना, तो किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 आप मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग इसको x2 y2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मतलब हो जाएगा y1 माइनस y2। या ऐसा करिए ना, छोड़िए, आप इसी को x1 y1 और इसी को x2 y2 मानिए। तो सरल रेखा का ढाल m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, वही बात हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये इस सरल रेखा का ढाल हो गया, m का नाम है। और अब इस सरल रेखा का समीकरण निकालिए।
तो क्या होता है y माइनस वाई वन, x1 y1 है, इज इक्वल टू m, m के जगह पर ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो y1 माइनस y2 होगा। तो m का काम कौन करेगा, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इनटू y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये तो पूरा m का काम करेगा, लिख दिए, इनटू x माइनस x1। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, ये जो y1 माइनस y2 है इसको नीचे लाएंगे, y1 माइनस y2, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, और यही हो गया सरल रेखा का, दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। याद रखने का तरीका, y माइनस y1, तो फिर y1 ही से शुरू होगा, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ये कब लागू होगा, जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तब, तो इसको नोट करिए। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदुओं 2, 3 तथा 5, -2 से जाती। एक सरल रेखा है जो बिंदु 2, 3 ए नाम दिए, डी 5, -2 से जाती है। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, तो इसका नाम, इसको मान लेते हैं x1 y1। आप किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 मान सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो y माइनस, बताइए y1 का काम कौन करेगा, देखिए यहाँ y1 का काम 3 करेगा, और डिवाइडेड बाई 3 माइनस y2 का काम कौन करेगा, -2 इज इक्वल टू x माइनस x1 का काम कौन करेगा, 2, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस x2 का काम कौन करेगा, 5। इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 इज इक्वल टू x माइनस 2, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, -3 से y को गुना करिए, -3y, -3 और -3 +9 इज इक्वल टू 5x -10। सबको उधर भेजिए, यहाँ 0 बचेगा, 5x में -3y उधर जाएगा, +3y, -9 उधर जाएगा, -19। पलट के लिख देते हैं, 5x + 3y -19 इज इक्वल टू 0। यही आपका हो गया समीकरण, इसको नोट करिए। अब अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट फार्मूला भूल गया, उसको फार्मूला नहीं आया, तो क्या सवाल नहीं बनेगा, बनेगा। जो हमारा मेन फार्मूला है उससे सवाल, इसको नोट, इसको उतारिए, हम लोग उसको सेकंड मेथड में उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग ये फार्मूला भूल गए तो कैसे सवाल बनेगा, ये जरा हम लोग देखें। तो सेकंड मेथड, तो किसी भी सरल रेखा का समीकरण का जो हमारा मेन फार्मूला है, उसमें क्या चाहिए, बिंदु और दूसरा ढाल। तो बिंदु तो कोई एक बिंदु ले लेंगे, 2, 3 भी लेंगे या 5, -2, दोनों में से कोई एक बिंदु हम लोग ले सकते हैं। हम लोग को चाहिए इसका ढाल, तो AB का ढाल, तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल x1 y1 x2 y2
क्या होता है y2 माइनस y1, तो माइनस टू y2 माइनस टू माइनस y1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 5 माइनस x1 2, ये हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 और 5 माइनस 2 3। तो ये जो माइनस 5/3 है ये किसका काम करेगा, m का। और अब हम लोग ए बी का समीकरण निकालते हैं। तो कोई एक बिंदु आप ले सकते हैं, 2 3 से भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा, और 5 माइनस 2 से बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। तो हम लोग 2 3 से बनाते हैं। y माइनस y1 का काम कौन करेगा, 3 इज इक्वल टू m माइनस 5/3 और इंटू x माइनस x1 x माइनस 2। ये 3 को इधर लाइए, 3y माइनस 9 माइनस 5x प्लस 10, सबको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 5x माइनस इधर आएगा प्लस 3y, और ये माइनस 9 है और प्लस 10 इधर आएगा, तो माइनस 19 इज इक्वल टू 0। देखिए जो हमारा पहला मेथड था उससे भी यही आंसर आया था। तो कोई भी मेथड से बनाएगा तो आंसर एक ही आएगा, इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सरल रेखा के समीकरण का जितना भी रूप था उसका एक मेन जो फॉर्मूला है वो तो हम लोग डिस्कस किए ही। इसके अलावा जितना उसका अन्य रूप था वो सारा रूप डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग किसी भी बुक से, चाहे वो के.सी. सिन्हा का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो, आर.डी. शर्मा का हो या एन.सी.ई.आर.टी. का हो, किसी भी बुक से सरल रेखा के समीकरण का आप सवाल बनाइएगा। और जो डाउट होगा, ऐसे वो मेन जो हम लोग अब फोकस करने जा रहे हैं वो एन.सी.ई.आर.टी. को फोकस करने जा रहे हैं। एन.सी.ई.आर.टी. तो एन.सी.ई.आर.टी. का एक्सरसाइज है 10.2। एन.सी.ई.आर.टी. में ये 10.2 एक्सरसाइज में है। 10.1 में आपका दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 10.1 जो आपका 10th में पढ़ा हुआ था, जस्ट वही एक्सरसाइज 10.1 में दे दिया है। तो उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में वो पढ़ा हुआ है। और नियामक ज्यामिति में 10th क्लास में आप लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा, विभाजन सूत्र पढ़ा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। तो वो तीनों टॉपिक जो है वो 10.1 में दिया हुआ है। तो हम लोग 10.2 से स्टार्ट करते हैं। 10.2 में सरल रेखा के कॉन्सेप्ट है। तो 10.2 में आप बनाइएगा और जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछिएगा, कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एन.सी.ई.आर.टी. के अलावे कोई भी बुक आप बनाइए, किसी भी बुक से बनाइएगा, थ्योरी सबका एक ही होता है, किसी भी बुक का थ्योरी अलग नहीं होता। आप एक बार थ्योरी को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप कोई भी बुक बना सकते हैं। और अगर कुछ डाउट होगा तो वो डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग जी मेंस का सवाल भी डिस्कस करेंगे कि जी मेंस का सवाल जो है वो स्ट्रेट लाइन का कैसे बनता है। तो पहले आप लोग इसको एन.सी.ई.आर.टी. से बनाइए, जो डाउट होगा वो पूछिएगा और हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।